दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर ने निंजा वॉरियर को मार दिया था और वो उसके बाद उनके पुराने कब्रिस्तान में चला गया था, जहां निंजा लोगों द्वारा एक लेबोरेटरी बनाई गई थी। उस लेबोरेटरी में वो इंसानों को बोतलों में कैद करते थे और उसके बाद वो लोगों से जो चाहे मन चाहे काम भी करवाते थे। समर अपने लायन किंग को ढूंढने के लिए उस कब्रिस्तान पर पहुंच ही चुका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी बाहर पार्क की, उसके बाद बाहर कदम रखते ही उन्हें कुछ सुगबुगाहट सी आनी शुरू हो गई थी। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। आम नॉर्मल वातावरण वैसा था नहीं। वहां की हवा भी कुछ अजीब सी थी। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग और समर ने एक दूसरे की ओर देखा और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने कहा, यंग मास्टर, मुझे यहाँ पर भूत लग रहे हैं। अब आगे। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपनी कहानी लव हैकर शाम को 6 बजे आती है और अपनी दूसरी कहानी सुपर वुमन मानवी ये सुबह 8:15 बजे आती है। आप लोगों को दोनों कहानियां अच्छी लग रही हैं, बस आप लाइक और शेयर नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी एक कहानी और जल्द ही शाम को 4 बजे भी शुरू होने वाली है। अगर आप लोगों को कोई सूटेबल टाइम है जिस समय आप कहेंगे हम नई कहानी को उसी समय शुरू करेंगे, तो आज सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि अपनी नई कहानी हमें किस समय शुरू करनी चाहिए। चलिए, आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 113 में आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की बात सुनकर समर मुस्कुराया और बोला, क्या क्या तुम इन अफवाहों पर विश्वास करते हो कि यहाँ भूत है? उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। असल में भूतों वाली कहानी पर समर को जरा भी यकीन नहीं था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने उसको फिर से वार्निंग देते हुए कहा, यंग मास्टर, ये अजीब सी जगह है, हमें सावधान तो रहना ही होगा ना। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग पहले भी यहाँ आ चुका था। उसका इतिहास रहा था, इसलिए जब वो यहाँ आया था तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ था। समर ने हाथ हिलाकर उसे घबराने से मना कर दिया। वो बड़े बड़े कदमों से सीधे आगे की ओर बढ़ रहा था। समर लगभग 10 मीटर चला गया और सामने से एक आवाज आई। ये आवाज दुख से कराहते हुए रोने की थी, मानो कोई भूत दिल टूटने से रो रहा हो। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने रोने की आवाज सुनी और समर से पूछा, यंग मास्टर, क्या यहाँ सचमुच में भूत है? वो इतना डर गया था कि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। समर ने भौहें चढ़ाई और कहा, बकवास मत करो, भूत है कहाँ? अगर भूत होगा भी तो मैं उसे तलवार से काट डालूंगा। ये कहने के बाद समर उस दिशा में आगे बढ़ गया जहां वो रोने की आवाज आ रही थी। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने जब समर को जाते हुए देखा तो उसने दांत पीसते हुए उसका पीछा किया। जमीन पर जगह जगह बजरी के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिससे जमीन खुरदरी हो गई थी। कुछ जगह पर कांच की बोतलें और नुकीले पत्थर भी बिखरे पड़े थे। वहां एक के बाद एक लगभग 100 कब्रें थी। 7-8 कब्रें पार करने के बाद समर ने देखा कि 9वीं कब्र पर सफेद कपड़े में एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उस चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो भूत की तरह ही रो रही थी। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने सफेद कपड़े पहने भूत को देखते हुए कहा, ओह हे भगवान, ये तो भूत है। वो इतना डर गया था कि चिल्ला उठा और लगभग पलटकर भाग जाना चाहता था। वहीं समर भी चौंक गया, पर वो डरा नहीं, क्योंकि उसे सफेद कपड़ों वाली औरत में किसी इंसान की सांसें महसूस हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो जो कोई भी था वो बिल्कुल जिंदा था, जो बस भूत होने का नाटक कर रहा था। समर शांति से उस महिला की तरफ बढ़ा। वो ये उजागर करना चाहता था कि यह महिला असल में कौन थी। समर के कदमों की आहट सुनकर सफेद कपड़ों वाली औरत हैरान रह गई। उसने सोचा कि समर को भूत बनाकर वो मूर्ख बना सकती थी। उस औरत ने अपने बाल बिखेरते हुए खड़ी हो गई और अपनी जीभ बाहर निकालकर समर को डराने की तैयारी करने लगी। लेकिन समर ना तो डरा
और न ही वो उससे बेवकूफ बना। समर ने उस महिला पर व्यंग करते हुए कहा, ओह, तो तुम भूत होने का नाटक कर रही हो। आखिर हो कौन तुम? समर जोर से चिल्लाया और अपने दाहिने पंच को हवा में तेज झोंके की तरह सफेद कपड़े वाली औरत की तरफ घुमा दिया। उसने एक ही पंच में महिला को हवा में उछाल दिया था और वो औरत जोर से आकर वापस जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही उस औरत ने अपना मुंह खोला और अपने मुंह से ढेर सारा खून नीचे थूक दिया। सफेद कपड़ों वाली औरत ने जापानी भाषा में कुछ कुछ बड़बड़ाया। बेशक उसने जो मंडारिन बोला था वो पूरी तरह से सही था। समर ने भी देखा कि वो एक महिला की आवाज थी, उस महिला की जो हवा में उछल पड़ी थी और उसके चेहरे के भाव दिखाई देने लगे थे। यह लगभग एक 20 साल की लड़की ही थी और उसका गोरा चेहरा बिल्कुल साफ था। उसके होठ पतले थे, उसकी आंखें पतली और लंबी थी, जिनमें उदास और ठंडी रोशनी भरी हुई थी। उसे देखते ही समर ने बोहें चढ़ा ली। वो सोचे बिना ही, सफेद कपड़ों वाली ये लड़की की जापान से है, लेकिन अब उसने ये सोचा था कि जो भी पता चला कि ये कच्ची कब्रें थी जो जापान के निजाओं का इलाका था, इसलिए जापानी लड़की का यहाँ होना कोई भी हैरानी की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को अब एहसास होने लगा था कि यहाँ क्या हो रहा था। उसने समर के पास जाते हुए कहा, यंग मास्टर, वो एक जापानी लड़की है। मुझे लगता है कि पहले भूत की आवाज यही लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी। समर ने सिर हिलाया और उस लड़की की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, ए लड़की, मुझे तुम ये बताओ कि निंजा किंग की लेबोरेटरी कहाँ है। देखो, तुम आज मुझे सच सच बताओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जापानी लड़की ने उपहास करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। ये कहते हुए उसने एक काली सी सुई निकाल ली और समर पर हमला करने की कोशिश करने लगी। ये लड़की समर पर सुई से हमला करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकत देखते हुए ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने ऊंची आवाज में उसे वार्निंग देते हुए कहा, यंग मास्टर, सावधान रहिए, वो आपकी तरफ सुई फेंक रही है। लेकिन समर बस अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे उसकी सुई की जरा भी परवाह नहीं थी। जब सुई उसके गले तक पहुंचने ही वाली थी तो उसके दाहिने हाथ की दो उंगलियों ने सुई को तुरंत पकड़ लिया। समर को ऐसे सुई पकड़ता हुआ देखकर उस जापानी लड़के की आंखें हैरानी से खोली की खोली रह गई। उसने हैरान होते हुए मन ही मन में सोचा, अरे, ये युवक तो बहुत डरावना है। इसने सिर्फ दो उंगलियों से सुई पकड़ ली। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। समर ने अपनी दो उंगलियों की ताकत लगाई और चांदी की सुइयां तुरंत तोड़कर फर्श पर गिरा दी। इसके बाद समर जापानी लड़के की तरफ आगे बढ़ गया। उसने अपनी दो उंगलियों से उसके दाहिने हाथ की उंगली को दबा दिया, जिससे उसकी उंगली टूट गई और जापानी लड़की दर्द से बुरी तरह से चीख पड़ी। उसके पीले चेहरे पर पसीना आ रहा था। समर ने उस लड़के की बाकी 9 उंगलियां भी ठंडे भाव से देखते हुए कहा, अभी मुझे बता दो कि लेबोरेटरी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी 10 की 10 उंगलियां तोड़ दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तो मुझे बताती हो या नहीं। उसकी धमकी सुनते ही जापानी लड़की कांप उठी। उसके सामने खड़ा युवक बिल्कुल शैतान की तरह लग रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने उसे लेबोरेटरी के बारे में अब नहीं बताया तो वो उसकी 10 उंगलियां जरूर तोड़ देगा। जापानी लड़की एक निंजा थी। निंजा के लिए सबसे जरूरी काम राज की बात को छुपाकर रखना ही था, और वो मरकर भी उस राज को नहीं बता सकती थी जो राज उसको बताया गया था
कि बताया ना जाए। लेबोरेटरी के बारे में सोचते ही जापानी लड़की के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और अपने दांतों में जहर को कुतर कर खुद को मारने के लिए तैयार हो गई। तभी समर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समर बिजली की तरह तेज था। उसने उसका मुंह फाड़ दिया और उसके मुंह में छिपा जहर बाहर निकाल दिया। वो किसी भी हालात में उसको मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि एक बार अगर वो मर जाती तो उसे कभी नहीं पता चलता कि निंजा की लेबोरेटरी आखिर कहाँ छिपी हुई है। अभी अभी सातों ने उसके सामने खुद को मार डाला था। समर को अब सबक तो मिल चुका था। इस बार वो जापानी लड़की को इसलिए नहीं मरने देना चाहता था, वो लेबोरेटरी का सही स्थान जानना चाहता था। इस वक्त सिर्फ एक ही ये लड़की थी जो उसे लेबोरेटरी के बारे में बता सकती थी। इसके बाद समर ने अपना हाथ बढ़ाया और जापानी लड़की की दूसरी उंगली तोड़ दी, जिससे वो ऐसे चीखी जैसे वो अगले ही पल में मर जाएगी। आंखों में आग की लपटें लिए उस लड़के ने समर से कहा, शैतान, तुम बिल्कुल शैतान हो। अगर वो आंखों में ही किसी को मार पाती तो समर को कई सौ बार मार चुकी होती। समर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस लड़की के बीच वाली और चौथी उंगली उसने पकड़ ली। वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि ऐसे चीख रही थी मानो किसी ने उसकी रूह ही निकाल कर रख दी हो। ये इतना दर्दनाक था कि लड़की बुरी तरह से कांप उठी। उसे अपनी उंगलियों के चारों ओर बस एक जलती हुई आग का एहसास हुआ। उसने डर के मारे समर को देखा। उसके हिसाब से वो एक शैतान ही था। तभी समर ने उसकी पांचवी उंगली पकड़ ली और फिर से कहा, देख लो, अब तुम्हारी ये पांचवी उंगली है। अगर तुम अब भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी ये भी उंगली तोड़ने जा रहा हूं। हालांकि वो जापानी लड़की फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। हालांकि दर्द उसे बेहाल कर रहा था, फिर भी एक निंजा होने के नाते उसने खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे यातना देकर मुझसे सच उगलवा लोगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पांचवी उंगली भी तोड़ दी। महिला चीखी और तुरंत ही बेहोश हो गई। उस लड़के ने राज ना बताने का फैसला कर लिया था। वो दर्द में बेहोश हो गई थी। एक निंजा होने के नाते वो राज छुपाने में बिल्कुल माहिर थी। ग्रैंड ड्रैगन दानव किंग ने तभी जैसे ही देखा कि वो बेहोश हो गई है, उसने भौहें चढ़ाई और समर से पूछा, यंग मास्टर, अब हम क्या करेंगे? पिछली बार वो सातों भी मारा गया, उसने हमें नहीं बताया। अब ये भी बेहोश हो गई है। ग्रैंड ड्रैगन दानव किंग पिछली बार सिर्फ कच्ची कब्रों पर ही गया था। उसे भी लेबोरेटरी का स्थान नहीं मालूम था। यह जगह बहुत बड़ी थी। सैकड़ों कब्रों के नीचे एक लेबोरेटरी रूम था जिसमें निंजा अपना काम करते थे। तभी समर ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी शैडो किंग की आई का उपयोग करना ही पड़ेगा। शैडो किंग की आंख इंसानों के दिल को धोखा दे सकती थी। यह सम्मोहन की तरह काम करती थी, लेकिन बेहद थका देने वाली थी। समर ने पहले शायद ही कभी इस पावर का इस्तेमाल किया था। समर ने लड़की के फिल्ट्रम को छू लिया, जिससे वो कोमा से बाहर आ गई। समर ने अपनी आंखों में किसी रहस्यमयी लाल रोशनी के साथ उसे घूरा और उससे पूछा, अब तो मुझे ये बताओगी कि लेबोरेटरी रूम कहाँ है? लड़की ने उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन समर की आंखों में देखने पर वो एकदम से स्तब्ध रह गई। उसके विचार एक कोमल भेड़िए की तरह बन गए थे, जो बिना कोई सवाल किए सिर्फ समर के पीछे चली जा रही थी। वो समर से सम्मोहित हो चुकी थी। उस सुन्न लड़की ने बिना कुछ छिपाए सीधे से एकदम कहा, यहां 77वीं कब्र के नीचे है। कब्र का पत्थर खोलो
तुम्हें रास्ता दिखाई दे जाएगा। ये तुम्हें लेबोरेटरी रूम के ठीक नीचे लेकर जाएगा। लेबोरेटरी रूम के स्थान की जानकारी मिलते ही समर ने उस लड़के की गर्दन तोड़ दी और उसे एक ही झटके में मार डाला। समर को उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो उसे जिंदा छोड़ देता तो वो उसके लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए वो कोई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। इसके बाद समर ने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की तरफ इशारा किया और कहा, चलो 77 कब्र को चेक करने चलते हैं। समर खड़ा हुआ और कब्र की तरफ चल पड़ा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 9वीं से 77 तक रास्ता काफी लंबा था, लेकिन वो तेज था और उसने ये काम जल्दी ही पूरा कर लिया। उनकी आंखों के देखने के बाद समर को एहसास हो गया कि यह जगह सैकड़ों कब्रों से घिरी हुई थी। कब्र इतनी साधारण थी, यदि वो ध्यान न देते तो निश्चित रूप से वो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं कर पाते। उस लड़के से मिली जानकारी की बदौलत उसे बिना किसी मेहनत के वो मिल गई थी। अगर वो उस लड़के से पूछताछ नहीं करता तो उन्हें इसके बारे में कभी भी पता ही नहीं चलता। समर के लिए अब समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि निंजा किंग लायन दानव किंग को किसी भी क्षण मार सकता था। क्योंकि निंजा किंग एक पागल था और जो मानव शरीर पर एक्सपेरिमेंट करता था। 77 कब्र पर सफेद रंग का पत्थर भी लगा हुआ था। ये ज्यादा ऊंचा नहीं था, सिर्फ 1.5 मीटर, और देखने में जर्जर था। समर ने कब्र के पत्थर को धीरे से छुआ और रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसको पत्थर के निचले दाहिने हिस्से में एक उभार महसूस हुआ, जिसे पहचानना वाकई में मुश्किल था, और ये वो ट्रिगर हो सकता था जो रास्ते को एक्टिवेट करता था, क्योंकि अन्य किसी भी स्थान पर से वो बिल्कुल अलग था। समर ने जोर लगाया। खड़खड़ाहट और जोर लगाते ही कब्र का पत्थर बदलने लगा। जमीन में वो नीचे धंसना शुरू हो गया था। उसके बाद उसके पीछे का एक लंबा रास्ता दिखाई देने लगा। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव की ने अपनी आंखों में खुशी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर, यहाँ तो सचमुच एक रास्ता है। हमें वो रास्ता मिल गया है यंग मास्टर। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो फिर ठीक है, नीचे चलते हैं। ये कहते हुए उस रास्ते पर चलने लगा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। रास्ता सिर्फ 1 मीटर चौड़ा था। वहां से एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता था। फर्श और दीवारें सख्त ग्रेनाइट से बनी थी, जिन पर कुछ अजीब सी काली रोशनियां चमक रही थी। यह जगह सच में ही बहुत डरावनी लग रही थी। समर सबसे आगे चल रहा था और उसके पीछे ग्रीन ड्रैगन दानव किंग। वे इस तरह चल रहे थे ताकि उन पर हमला हो तो वह दोनों तरफ से पलटवार कर सके। रास्ता जमीन से नीचे काफी गहरा था, लगभग नीचे की तरफ 100 मीटर। वो लगातार आधे घंटे तक चलते ही रहे, जब तक वो लैब रूम के निचले हिस्से पर नहीं पहुंच गए। अब उनके सामने एक विशाल लेबोरेटरी रूम था, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची मेजें, जिन पर कई बोतलें और उपकरण रखे हुए थे। ये बोतलें लगभग 1 मीटर ऊंची थी। इसमें मानव अंग, पैर और हाथ भी भरे हुए थे। समर ने खुद से कहा, ये निंजा कितने हैं? कमरे के सामने दर्जनों जापानी आदमी खड़े थे। सभी ने अजीबोगरीब निंजा काले सूट भी पहने हुए थे। वे सभी बहुत ताकतवर लग रहे थे। तभी समर को एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तुम कौन हो? तुम लोगों को अंदर आने किसने दिया? यह आवाज लीडर निंजा की थी। लीडर निंजा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखें समर को देखते ही आग से भर गई थी। उसने गुस्से में कहा, यह निंजा किंग की लेबोरेटरी है। यह स्थान बाहरी लोगों के लिए निश्चित है, और विशेष रूप से आप इंडिया के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी। उसकी बात पर ध्यान देते हुए समर ने अपना ही एक सवाल पूछ लिया, क्या तुम लोग लायन दानव किंग को पकड़कर यहां लेकर आए हो?
मुझे बस ये जानना है। उसकी बात सुनकर निंजा लीडर हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी एक निंजा ने समर के पीछे खड़े ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को पहचान लिया। उसने लीडर निंजा को बताते हुए कहा, कैप्टन, ये वही है जो बगल में ग्रीन ड्रैगन दानव किंग है, जो लायन दानव किंग के साथ था। उसकी बात सुनकर लीडर निंजा ने कहा, मुझे पहले भी इसके बारे में पता था। फिर उसने समर और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग हार नहीं मान रहे हो, है ना? उस बेवकूफ सातों ने एक बार तुम्हें जाने दिया था, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम यहां आए हो तो वापस नहीं जा सकते। तभी समर ने लीडर निंजा को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सातो तो पहले ही मर चुका है, क्या तुम भी उसके पास जाना चाहते हो? समर की बात सुनकर लीडर निंजा हैरान रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, सातो एक हाई लेवल निंजा था, लो लेवल जो किंगडम का फाइटर भी। वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता है। तुम बकवास कर रहे हो, सातो नहीं मरा है। ये कहते हुए उसने अपना नाक में सिर हिलाया और वो समर की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी समर ने शांति से उसको देखते हुए कहा, मानो या ना मानो, सातों को तो मैंने ही मारा है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर लीडर निंजा ने तभी धमकी भरे अंदाज में उससे कहा, वहीं पर रुक जाओ, ये निंजा किंग की लेबोरेटरी है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने जान की सलामती चाहते हो तो वहीं के वहीं रुक जाओ। लेकिन समर ने धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने कदम और भी ज्यादा तेज कर दिए। जब समर नहीं रुका तो लीडर निंजा ने तेजी से चिल्लाते हुए बाकी निंजा से फिर कहा, तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ और उसे मार डालो। उसे आगे नहीं बढ़ने देना है। उसने अपने आसपास के सभी निंजा को समर को मारने का आदेश दे दिया था। दर्जनों निंजा लंबी तलवारें निकालकर खड़े हो गए थे। वो तीखी चुभती आवाजों के साथ समर पर टूट पड़े और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगे। उनको अपनी तरफ आता देखकर समर ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली। उसने रेड फायर तलवार पर अपनी लाइफ एनर्जी को संघनित किया और वार कर दिया। तलवार हवा को चीरती हुई बाकी ब्लेडों से जोरदार आवाज के साथ टकरा गई। सारी लंबी तलवारें आधी टूटकर जमीन पर गिर गई थी। निंजा इस बात से हैरान हो गए थे कि एक तलवार ने उन सभी के तलवारों को एक ही झटके में नष्ट कर दिया था। समर ने अपनी रेड फायर तलवार से सभी की तलवारें तोड़ी। फिर उसने अपनी कलाई एक बार और घुमाई और एक तलवार का फूल सा बना दिया जो एक चाप के आकार का था। फिर तलवार से एक तेज चाप वाली रोशनी निकली जो उन निंजाओं के गले से होकर एकदम से गुजर गई और अगले ही पल निंजाओं की गर्दन से खून की तेज धाराएं बह रही थी। उन्होंने अपने हाथों से अपना गला ढक लिया। उनकी आंखें भय से भर चुकी थी। शैतान, बस यही शब्द जो उनके अब दिमाग में आ रहा था। उनके सामने खड़ा युवक बिल्कुल शैतान था और बहुत ताकतवर था। उसने सिर्फ एक तलवार से सभी के सभी निंजाओं को एक झटके में मार दिया था। सभी निंजाओं को ऐसे मरता हुआ देखकर लीडर निंजा के चेहरे के भाव भी बदल चुके थे। उसने इतना भयानक युवक आज तक नहीं देखा था, ना ही इतने पावरफुल तलवारबाजी कभी देखी थी। शायद उसकी तुलना में सिर्फ तलवार के तलवार किंग से और जापान के तलवार किंग से ही की जा सकती थी। भले ही समर भयानक था, फिर भी उसकी आयु बड़ी मध्यम वर्ग के निंजा के लंबी तलवार उसने निकाली और चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाओ।
और ये कहते हुए उसने समर पर क्रूरता से हमला कर दिया। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर समर ने मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी दाहिनी कोहनी ऊपर उठा दी और तुरंत उसकी तलवार तिरछी होकर लीडर निंजा के दिल के अंदर घुस गई और वहां एक बड़ा सा छेद कर दिया। उसका दिल छलनी हो गया था। खून की धार लगातार बह जा रही थी। लीडर निंजा का शरीर ऐंठ गया था और आखिरकार वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और एक ही झटके में मर गया। बस कुछ ही देर में लेबोरेटरी के अंदर जितने भी निंजा थे, समर ने सभी को मार दिया था। उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया था। समर की फाइटिंग स्किल्स अभी से हाई लेवल हेवन किंगडम के फाइटर्स से मुकाबला किए कर सकती थी। लो हेवन किंगडम लेवल के फाइटर तो उसके कंपटीटर बनने के लिए भी नहीं आते थे। तभी समर ने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से कहा, चलो लेबोरेटरी के अंदर चलते हैं। समर उन मरे हुए निजाओं को देखे बिना है ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को लेबोरेटरी की तरफ ले गया। लैब के अंदर उस समय लायन दानव किंग का स्ट्रॉन्ग शरीर एक सफेद से एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल में पड़ा हुआ था। लेबोरेटरी के चारों तरफ ठंडी हथकड़ियां भी लगी हुई थी। लायन दानव किंग के शरीर पर सिर्फ एक अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके हाथ पैर और चारों तरफ से हथकड़ियां से जड़े हुए थे। वहां खड़े एक सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के उस आदमी ने एक सिरिंज भी पकड़ी हुई थी। उसने लायन दानव किंग की छाती से खून निकाला क्योंकि वहां लायन के टैटू जैसा पैटर्न था और इसका नाम सागरेन सातो था और वो निंजा किंग और सातो का भाई था। सातो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लायन दानव किंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी छाती पर लायन टोटम है। हालांकि वो टोटम अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे शरीर से ब्लड में टोटम निकालकर अपने शरीर में डाल सकता हूं और वो टोटम फिर मेरा हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। सांग्रेन सातो पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी आंखें खून की प्यासी और क्रूर इरादों से भरी हुई थी। जब से सांग्रेन सातो को कॉन्करर बैज मिला था, वो उसे इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता रहा था और जब लायन दानव किंग उसे मिल गया तो वो चाहता था कि उसका टोटम उसके पास आ जाए। पिछले महीने उसे आखिरकार पता चला कि कॉन्करर बैज 10 दानव किंगों को भी बुला सकता है, तो उन 10 दानव किंगों के टोटम को भी वो अपने अंदर समाहित कर सकता था। थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज नॉर्थ इंडिया के 18 प्रांतों की जनरेशन पेंड्रेगन दिल्ली के टॉप फाइटर एक समय में हुआ करते थे। उनके अधीनस्थ 10 दानव किंग साधारण लोग बिल्कुल भी नहीं थे। ये 10 दानव किंग थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के सबसे वफादार लोग थे और उन सभी ने पास एक ब्लड लाइन टोटम भी था, लेकिन वे सभी अभी तक एक्टिव बिल्कुल नहीं हुए थे। हालांकि वो ट्रिपल एस लेवल के फाइटर के जैसे तो दिखते थे, लेकिन अपनी टोटम पावर एक्टिवेट होने के बाद वो सभी दुर्जय हो जाएंगे। उनको उसके बाद कोई भी नहीं हरा पाएगा। वहीं निंजा किंग की बात सुनकर लायन दानव किंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और वो गुस्से में बोला, सातो, तुम मेरी लायन की ब्लड लाइन टोटम निकालना चाहते हो। तुम नर्क में जाने के लायक हो। सातो क्रूर और बिल्कुल दुष्ट था। वो कुख्यात था और जापान के निजाओं के बीच बदनाम भी था। सातो ने हंसते हुए फिर कहा, मुझे अपने इस शिकार को दर्दनाक तरीके से मरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें तुम्हारा सारा खून निकलने दो और ये देखकर मुझे मजा आ जाएगा। सातो पागल चेहरे के साथ लायन दानव किंग का खून निकालता रहा। सातो अपने दाहिने हाथ से कॉन्करर बैज भी पकड़े हुए था। कॉन्करर बैज का काम लायन के टोटम को खून निकलने में मदद करना भी था, क्योंकि सातो को सिर्फ लायन के टोटम की जरूरत थी। उस आदमी का खून उसे नहीं चाहिए था।
टोटम मानव शरीर की रहस्यमयी पावर थी और ये पूर्वजों के ब्लड की पावर से मिलकर बनती थी। ये ब्लड का सार था जो सामान्य ब्लड से बिल्कुल अलग था। जब समर और ग्रीन ड्रैगन दानव की लेबोरेटरी के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सातों एक सिरिंज पकड़े हुए लायन दानव किंग से खून निकाल रहा था। समर ने एक कंकड़ उठाया और उसे बिजली की तरह फेंका, सिरिंज पर दे मारा और वो कंकड़ लगते ही सिरिंज फर्श पर गिर गई। सिरिंज गिरते ही सातों के चेहरे के भाव एकदम से पलट गए। वो पलटा और आंखों में एक आग भरकर गुस्से में बोला, ऐ, तुम लोगों ने मेरी सिरिंज गिरा दी। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? समर ने व्यंग करते हुए ठंडे स्वर में कहा, माफ करना, तुम गलत हो। हम मरना नहीं चाहते, लेकिन हम तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम ही हो जो मौत को न्योता दे रहे हो। लायन दानव किंग ने लेबोरेटरी पर चिल्लाकर चिंता से कहा, यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे पहुंचे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। सातो निंजा किंग है। यंग मास्टर, प्लीज यहाँ से चले जाइए। दूसरों को शायद पता ना हो कि सातो कितना पावरफुल था, लेकिन दानव किंग जानता था कि सातो एक हाई हेवन किंगडम का फाइटर था और लायन दानव किंग उसे सिर्फ एक ही चाल में हार चुका था। लायन दानव किंग जानता था कि उसका यंग मास्टर पावरफुल तो है, लेकिन उसको यहाँ तक पता था कि सिर्फ ट्रिपल एस लेवल का किंग फाइटर है। निंजा किंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा पावरफुल। समर ने अपना हाथ लहराया और लायन दानव किंग से कहा, लायन दानव किंग, तुम चिंता मत करो, निंजा किंग मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकता। समर पहले निंजा किंग के मुकाबले भले ही ना कर सकता हो, लेकिन अब वो लो हेवन किंग लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था। साथ ही फायर तलवार की तकनीकों के कारण अब उसके लिए निंजा किंग को मारना बिल्कुल आसान काम था। सातों ने अपनी बोहें सिकोड़ते हुए पूछा, मेरा भाई सातो और बाकी निंजा कहाँ हैं? समर ने हल्के से कहा, मैंने उन्हें पहले ही नर्क में पहुंचा दिया है, चिंता मत करो, तुम भी उन्हें जल्दी वहां जाकर मिल लोगे। इस वक्त समर बहुत निर्दयी लग रहा था। सातों का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसके गहरे किलिंग इंटेंट के साथ उसने कहा, तुमने तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की। अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें एक सैंपल में बना दूंगा। वो समर को मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता था। सातों की बात सुनने के बाद समर की आंखों में किलिंग इंटेंट से ठंडक चमक रही थी। जापान का ये सिरफरा निंजा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था, विशेष रूप से मानव शरीर के साथ। मानव शरीर पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में समर को इससे बहुत नफरत भी थी। उसका मानना था कि ये आदमियों के लिए बिल्कुल अपमानजनक था। उसके अंदर किलिंग इंटेंट उबल रहा था और वो अपने सामने खड़े कमीने को तुरंत मार डालना चाहता था। उसके सामने खड़े व्यक्ति जैसा बिना किसी ब्लड लाइन वाला व्यक्ति बिल्कुल भी माफ करने के लायक तो नहीं था। समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सूंघे तुम मरना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा ये सपना मैं अभी पूरा करूंगा। समर सचमुच में गुस्से में था। वो सातों की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी, मानो डेथ गॉड अभी अभी आया हो। उसकी बात सुनकर सातों भी जोर से चिल्लाया, तुम ऐसे नहीं मानोगे, भाड़ में जाओ। और उसने अपनी लंबी तलवार निकाल ली, जो 1 मीटर लंबी थी, पूरी तरह से काली, धुंधली और रोशनी से भरी हुई। उसकी एक नजर में ही लोगों में सिरहन पैदा हो जाती थी। इस लंबी तलवार को स्केल ब्लेड भी कहा जाता था, जो जापान का एक फेमस हथियार था। इसे मेटियोर के अयस्क और एक काली मछली के शक्ल को मिलाकर एक एक्सपर्ट लोहार ने बनाया था। इसे बनाना बहुत मुश्किल था और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। सातों ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार सामने की तरफ लहरा दी। उसकी तलवार सीधे हवा को चीरते हुए एक बड़े चीरे के साथ हवा को काटते हुए समर के शरीर की तरफ बढ़ने लगी।
सातों के आसपास एक बाउंडर सा जनरेट हो गया था। यह बहुत पावरफुल था। जिगजैग के रूप में वो घूमता जा रहा था, जिससे जमीन पर लगी फर्श की टाइलें ऊपर उठ गई थी। एक ब्लेड के वार से कितना भयानक दृश्य बन गया था। सातो निसंदेह निंजा किंग था, और निसंदेह हाई हेवन किंगडम लेवल का फाइटर भी था, जो नॉर्मल निंजा से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। समर लापरवाह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। हालांकि उसने कहा कि वो सातो को अपना कंपटीटर नहीं भी मानता है, फिर भी उसने उस पर ध्यान दिया। जापान पर लाखों निंजा थे, लेकिन उनमें से कुछ ही निंजा किंग बन पाए थे, और ये सातो 3 सबसे पावरफुल किंगों में से एक भी था। समर ने अपने हाथ में पकड़ी रेड फायर तलवार सामने से उठाई और उसे भयानक पावर से सातों के स्केल ब्लेड पर जोरदार प्रहार कर दिया। बीच में एक हवा की ज्वाला सी पैदा हो गई। तभी समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओह, तुम्हारा स्केल ब्लेड ठीक है। उसकी आंखों में चिंता भर गई थी। समर रेड फायर तलवार की तीक्ष्णता से अच्छी तरह वाकिफ था, और वो निश्चित रूप से एक पावरफुल हथियार था। समर की रेड फायर तलवार मिलने के बाद वो जब भी इस लंबी तलवार को घुमाता था, तब वो अपने सामने खड़े दुश्मनों के हथियारों को तोड़ देता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार जो स्केल ब्लेड था वो नहीं टूटा था। समर हैरान तो था, और सातो भी हैरान था। उसका स्केल ब्लेड भी एक पावरफुल हथियार था, और उसे जापान के तलवार किंग ने अपने हाथों से बनाया था। जापान का तलवार किंग इंडियन तलवार किंग जितना ही पावरफुल था। अपने प्रमोशन के बाद से ही सातो इस लंबी तलवार से अजय रहा था। जब वो इस तलवार को घुमाता, तब उसके दुश्मन के हथियार तुरंत टूट जाते। तलवार के दूसरे ही वार में उसके दुश्मन का जीवन भी समाप्त हो जाता था। हालांकि दोनों के दोनों व्यक्ति ने अपने केवल एक ही चाल में आदान प्रदान कर लिया था, लेकिन दोनों ने समझ लिया था कि उनके ओपोनेंट के हाथ में जो हथियार था वो मास्टर टीयर का हथियार था। मास्टर टीयर हथियार को परिभाषित करने के लिए ये सामान्य हथियार की तुलना में बहुत अधिक पावरफुल था। इसे नॉर्मल क्लास में नहीं माना जा सकता था, और जब उन दोनों हथियारों के बराबर जब पावरफुल थे, तो जीतने का एकमात्र तरीका मार्शल तकनीक और वास्तविक ताकत का उपयोग करना ही पड़ता था, नहीं तो वो एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। सातों ने तभी धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पहला ब्लेड वार, जल स्काई लाइन। और ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए को हवा को चीरते हुए आकाश में एक सफेद चांदी की रेखा बनाते हुए स्केल ब्लेड को घुमा दिया। लेकिन यह सफेद पतली रेखा कोई लाइफ लाइन नहीं थी, बल्कि भाप से बना एक तरल पदार्थ था, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। सातों जापान से था, और जापान पूरा समुद्रों से घिरा हुआ था, इसलिए वो अक्सर पानी के नीचे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने जो तकनीक सीखी थी उसे वाटर स्पिरिट ब्लेड तकनीक भी कहा जाता था। वाटर स्पिरिट ब्लेड तकनीक की बात करें तो यह जापान की बहुत फेमस तकनीक थी, और यह तलवार किंग का एक अनूठा कौशल था। यह एक ग्रैंड मास्टर लेवल की तकनीक थी जो जापान के तलवार किंग ने सातों को सिखाई थी। वो बहुत प्रभावशाली था, और पहले 2 चालें पहले ही सीख चुका था। भयंकर तलवार नृत्य को देखते हुए समर ने भौहें चढ़ा ली। उसने अपनी रेड फायर तलवार को अपनी छाती के सामने तिरछा पकड़ लिया, और समर जोर से चिल्लाया, फर्स्ट स्टेप, रेड फायर विस्फोट। और रेड तलवार के साथ आगे बढ़ा। आग की झुलसी हुई गंध के साथ तलवार एक रेड चमक में बदल गई थी। तभी गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक पानी जैसी चमक और एक आग जैसी चमक आपस में टकरा गई थी। रेड फायर तलवार और स्केल ब्लेड जैसे ही टकराई, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज चारों तरफ फैल गई। फिर तहखाना कांपने लगा, और छत पर लगे पत्थर नीचे गिरने लगे थे। जहां 2 मास्टर टीयर हथियार
आपस में टकरा रहे थे, वहां जमीन पर एक विशाल खाई उभर आई थी। यह लगभग 5 मीटर लंबी थी, आधी खून से सनी और आधी बर्फ जैसी सफेद चांदी, आधी लो और आधी बर्फ। हकीकत में अजीब सिचुएशन थी। यह समझना मुश्किल नहीं था कि एक सिचुएशन कैसे जनरेट हुई। समर ने फाइटिंग तकनीक की प्रैक्टिस की और सातों ने वाटर फाइटिंग तकनीक की। तत्वों के बावजूद दोनों ही पावरफुल फाइटिंग तकनीक थी। इस प्रकार एक भयावह विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न हो गया। सातों ने समर की ताकत को देखते हुए कहा, ओह, तो तुम सचमुच ग्रेट कॉन्करर के बेटे हो। बहुत पावरफुल। तुम मेरे बर्फीले ब्लेड के प्रहार से भी बच गए। सातों के चेहरे पर उदासी छाने लगी थी। उसकी आंखों में ठंडी चमक भी आ गई थी। आखिरकार सातों सालों से जापान का सबसे पावरफुल व्यक्ति रहा था, जिसने बाद में इंडिया में कच्चे कब्रों में अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भी बना ली थी, और वो हमेशा से एक पावरफुल व्यक्ति रहा था। अब किसी ने उसके हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया था। ये देखना आसान था कि वो कितना हैरान हो चुका था। अब सिर्फ सातों का ही हैरान होना नहीं था, समर भी ये देखकर हैरान था। उसने जिस रेड फायर तलवार की तकनीक की प्रैक्टिस की थी, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसे इसके बारे में अच्छी तरह से पता था। हालांकि उसने अभी अभी पहला ही दांव सीखा था, लेकिन वो पहले से ही अजय थी। लेकिन आज उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो गई थी जो उसका मुकाबला कर सकता था। समर ने थोड़ी भौहें चढ़ाई, ये देखकर कि उसके सामने खड़ा निंजा किंग उसका सबसे ताकतवर है और उसे सावधानी से अब उसके साथ पेश आना चाहिए। तभी सातों जोर से चिल्लाया, मेरी दूसरी चाल लो, वाटर स्प्रिट तीर। सांग्रेन सातों ने अपना स्केल ब्लेड लहरा दिया, हवा को चीर दिया और तलवार के नीचे से भाप एक पानी के तीर में बदल गई, समर की तरफ आगे बढ़ने लगी। बेशक यह बर्फ का तीर असल में तीर के आकार का बर्फ नहीं था। यह लाइफ एनर्जी और वाटर फाइट तकनीकों का मिश्रण था। बहुत ज्यादा पावरफुल था। यह पहले के जल और आकाशीय तीरों के लगभग 2 गुना ज्यादा पावरफुल था। इंपोर्टेंट सार जल तीर की पावर को महसूस करते हुए समर को लगा कि वो इस बारे में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता। उसने अपने सामने रखी तलवार का इस्तेमाल किया और उसे क्षैतिज रूप में उसका प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो जल तीर के रास्ते में आ गया। पानी का तीर रेड फायर तलवार की सतह पर जोर से लगा। उनकी प्रचंड पावर ने उसे कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। समर को अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए 3-4 कदम पीछे हटना पड़ गया था। वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक का दूसरा लेवल उम्मीद के मुताबिक ज्यादा पावरफुल था। उसने समर को अप्रत्याशित रूप से पीछे धकेल दिया था। समर ने भौहें चढ़ाई और तलवार को पकड़े हुए उसके दाहिने हाथ में झुंझुनी होने लगी। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंजा किंग ने वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक का दूसरा दांव सीख लिया होगा। तभी सातों ने समर को देखा और हंसते हुए कहा, ये वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक एक ग्रैंड मास्टर लेवल की तकनीक है और मैंने पहले ही दूसरी चाल सीख ली है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। समर को वो घमंडी हंसी सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो समझ गया था निंजा की उम्र कम से कम 40 के आसपास हो चुकी थी। उसने तलवार किंग के साथ मिलकर काफी समय तक प्रैक्टिस की थी। हालांकि समर ने तलवार किंग से रेड फायर एज तकनीक का पहला दांव एक ही दिन में सीख लिया था और यह काफी सराहनीय बात थी। अगर समर को प्रैक्टिस के लिए पूरा साल या 1 महीना या सप्ताह भी मिल जाता तो वो रेड फायर तलवार तकनीक के दूसरे लेवल में भी महारत हासिल कर सकता था और निंजा किंग को फिर वो आसानी से हरा देता। समर ने व्यंग करते हुए कहा, मैं वो नहीं हूं जो इतना बूढ़ा हो गया है और अभी भी अपनी दयनीय दूसरे लेवल की प्रगति पर शेखी बगा रहा है। मुझे भी तुम्हारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसकी तंज भरी आवाज सुनने के बाद सातों ने बोलना बंद कर दिया। उसकी डरावनी आंखें समर को घूर रही थी। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा,
वाटर स्प्रीट तीर। अपनी तलवार लहराते हुए सातो समर पर हमला करता रहा। समर इतना कमजोर भी नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और सातो के स्केयर ब्लेड से जोरदार आवाजें निकालते हुए लड़ने लगा। दोनों ही स्किल्ड फाइटर थे। चूंकि समर ने केवल पहले लेवल में महारत हासिल की थी, इसलिए फाइट के दौरान उसे पीछे धकेल दिया गया। पीछे हटते हुए समर ने देखा सातो अपनी तलवार कैसे खींच रहा था। हर बार वो उसे ऊपर से नीचे की तरफ खींचता और मयान 45 डिग्री के कोण पर होता। ये कोण लाइफ एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए बहुत अच्छा था, जिससे एक चांदी जैसा पानी की तलवार बनती। समर ने तलवार पर नजर गड़ाए हुए पैटर्न को देखा। उसे लगा कि वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक और रेड फायर स्वॉर्ड तकनीक दोनों में कुछ समानताएं तो है। उनकी तलवार निकालने की क्रियाएं भी एक जैसी ही लग रही थी। क्या वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक की उत्पत्ति इंडिया से हुई होगी, लेकिन जापान के लोगों ने इसे चुरा लिया होगा। समर इस पर विचार करके सोचने लगा। जितना ज्यादा वो इस पर विचार करता, उतना ही बात उसके समझ में आ रही थी। समर ने एक बार फिर उसे तलवार खींचते हुए देखा और पुष्टि की कि दोनों की तकनीकें बहुत समान थी। केवल इंपॉर्टेंट सार के उपयोग के मामूली अंतर था। समर ने जल्दी से स्टडी कर लिया। फिर उसने सातों के कौशल के दूसरे चरण पर गौर करना शुरू किया। अचानक समर को इस तकनीक के पीछे एक तरकीब समझ आ गई थी। हालांकि समर फाइट के दौरान पीछे हटता रहा, लेकिन उसने किसी भी तरह से अपने ओपोनेंट की तकनीक चुरा ली थी, जिससे उसके कपड़े पर कुछ केवल खरोंचें आई थी। समर ने वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक का अवलोकन किया और उसकी तुलना रेड फायर तलवार से तकनीक से की। दोनों में केवल हथियारों और अलाइनमेंट क्वालिटीज का अंतर था। दूसरे स्टेज में वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक से पानी के बोल्ट बनते थे, जबकि रेड फायर तलवार से अग्नि बाणों का उपयोग होता था। दोनों तकनीकें विरोधाभासी लगती थी, लेकिन किसी न किसी तरह से उनमें समानता थी। आधे घंटे में समर ने सातों के कोने में धकेल दिया और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सचमुच, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था, क्योंकि वो पहले ही रेड फायर तलवार तकनीक के दूसरे स्टेज में महारत हासिल कर चुका था। समर ने अचानक अपनी तलवार घुमाई, तलवार के साथ इंपॉर्टेंट सार भी, और उसने एक फायर एरो बनाया और सब कुछ भस्म जो कर सकता था। यह वास्तव में रेड फायर तलवार तकनीक का दूसरा स्टेज था। जैसे ही फायर एरो वाटर एरो फोर्स टकराई, आसपास की हवा कंपन करने लगी। छत और दीवारों से मलबा गिरने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। इस बार समर दृढ़ता से खड़ा रहा। उसने रेड फ्लेरी तलवार तकनीक के दूसरे स्टेज में महारत हासिल करके, जो आश्चर्यजनक रूप से समान था, हमले का जवाब दिया। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया निंजा किंग। अगर तुम मुझ पर हमला न करते तो मैं अपनी रेड फायर तलवार तकनीक के दूसरे स्टेज इतनी आसानी से नहीं सीख पाता। उसकी बात सुनकर सातों के मन में तुरंत गुस्सा भर गया। उसने समर को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ यूं, उसने समर को उसके दूसरे स्टेज की तकनीक में निपुण होने में मदद कर दी थी। तभी समर ने उसकी तरफ देखते हुए आगे कहा, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूं निंजा किंग, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अभी एक अच्छी मौत दे दूंगा। समर की बात सुखद लेकिन धमकी भरी लग रही थी। सातों ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कम मत आको बच्चों, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। सातों ने सोचा कि वो केवल झांसा दे रहा है। समर ने सातों के चेहरे पर आए भाव को कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने नहीं बताया था कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा हूं? अब मैं तुम्हें 3 ही बार में मार डालूंगा। सातों समर की ये अपमानजनक बातें सुनकर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सोचा कि समर बकवास कर रहा है। जापान के एक निंजा के लिए गरिमा सबसे ऊपर थी, और वह अपमानित होने की बजाय मरना पसंद करते। सातों गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ बदमाश, तुम ऐसे नहीं मानोगे। समर की तरफ दौड़ा और वो उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके अपनी तरफ आता देखकर समर मुस्कुराया। उसी क्षण उसकी छाती पर शैडो किंग टोटम उभर आया।
शैडो किंग टोटम फिर से जीवित हो गया था। उसकी त्वचा आग की तरह लाल हो गई थी। उसकी दोनों आंखें जल रही थी और तो और वो अपने मूल आकार से 2 गुना बड़ा भी हो गया था। ब्लड लाइन टोटम एक महत्वपूर्ण काम था और उसकी पावर को 2 गुना करना। शैडो किंग टोटम की मदद से समर 2 गुना पावरफुल हो गया। समर ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, रेड फायर विस्फोट। और ये चिल्लाते हुए उसने रेड फायर तलवार को सीधे सातों के शरीर पर घुमा दिया। अब देखना यह है कि क्या करेगा समर, उसको मार डालेगा एक ही बार में या नहीं। क्या निंजा किंग मर पाएगा या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।